गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम कल अपना एंजाइम्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जिसमें लास्ट टॉपिक था रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स जिसमें हम पढ़ेंगे बफर सिस्टम्स एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू बायोमेम्ब्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बफर सिस्टम एंड देयर इम्पोर्टेंस की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हमें पता है बफर्स होते क्या है। बफर्स एक मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड होते हैं विद वीक एसिड, यानी एक मिक्सचर होता है जिसमें साल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के वीक एसिड के साथ, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक बेसिस के साथ और उसके साल्ट के। जो बफर सिस्टम होता है, इनकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है कि ये चेंज को, जो अगर पीएच के अंदर कोई चेंज आता है उसको रजिस्ट कर जाए। हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है वो कैसे रेगुलेट होती है, बाय रेस्पिरेटरी सेंटर। कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, जो हमारा ब्रेन रेगुलेट करता है, और हमारे जो किडनी की जो रीनल सेंटर होता है, जो किडनीज के अंदर रेगुलेशन करता है, तो ये क्या काम करते हैं, ये सेंटर्स जो होते हैं ये पीएच की चेंज को रजिस्ट करने का काम करते हैं। बट जो बफर सिस्टम होता है ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड काम करता है, ताकि एसिडोसिस या एल्कोलोसिस से बच सके। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बफरिंग एक्शन क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो मेन नॉर्मल जो एसिड और बेस बैलेंस है उसको मेंटेन कर सके। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो नंबर ऑफ जो लिविंग सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो बहुत ही सेंसिटिव होती है कि वो पीएच के अंदर कोई भी चेंज आ जाए तो वो उसका जो फंक्शन है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए एक ऑप्टिमम पीएच जरूरी होता है किसी भी एंजाइम के एक्शन के लिए, चाहे वो विट्रो में हो चाहे विवो में हो। इसीलिए हमारे लिए बफर सिस्टम की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीके। पीके क्या है? इट इज़ द क्वांटिटेटिव डायनेमिक्स ऑफ बफर सिस्टम। हमें पता है जितने भी एसिड्स होते हैं वे आयनाइज्ड हो जाते हैं इनटू इट्स आयंस, और जो परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन है जो एसिड्स के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एक इसमें फॉर्मूला आता है कि अगर रेशियो ले हम कि रेशियो बिटवीन द मल्टीपल ऑफ डिसोसिएशन आयंस ऑफ एन एसिड और अनडिसोसिएटेड अमाउंट ऑफ एन एसिड, वो हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर एन एसिड, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं के। और जो अगर रेशियो, और जो वो रेशियो जो कि रेशियो किसके बीच में, मल्टीपल ऑफ द डिसोसिएटेड आयन ऑफ एन एसिड एंड अमाउंट ऑफ एसिड गैस इज डिसॉल्व्ड, वो भी एक कांस्टेंट होता है, और इसको भी हम के से ही डिनोट करते हैं। तो इसीलिए फॉर ए वीक कार्बोनिक एसिड के डैश, और के किससे डिनोट होता है, के डैश इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू मल्टीप्लाई बाय बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन अपॉन में H2CO3, और के इज इक्वल टू H प्लस इंटू में HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयंस और अपॉन में CO2। यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ के है ये हमेशा होती है अबाउट 1.400 टाइम्स डेट ऑफ के डैश, क्योंकि जो रेशियो होता है कार्बोनिक एसिड का और CO2 का वो हमेशा 1:400 होता है। अगर हम दोनों तरफ लॉग ले तो इससे क्या होगा, लॉग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग CO2 अपॉन में बाइकार्बोनेट आयंस। अगर वैल्यू चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H इज इक्वल टू माइनस लॉग के प्लस लॉग HCO3। ये मतलब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ से आती है लॉग के इक्वल टू पी के वैल्यू ऑफ ए बफर। तो पी एच के किसके बराबर होगा, पी के प्लस लॉग HCO3 अपॉन में CO2। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, हेंडरसन हैचेलबैक इक्वेशन। ये क्या काम करती है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन विद रीजनेबल एक्यूरेसी। तो जो ये पीएच है सोल्यूशन का वो किसके इक्वल होगा, पी के, क्योंकि यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन दोनों की बराबर होती है CO2 की और बाइकार्बोनेट आयंस की। तो जो ये इक्वेशन है इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम बाइकार्बोनेट आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो पीएच भी इंक्रीज होता है, जिससे कि एसिड बेस जो बैलेंस है वो अल्कलाइन साइड की तरफ इंक्रीज होता जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं डिजोल्व CO2 की तो पीएच डिक्रीज होगा, और उससे क्या होगा कि वो किस तरफ शिफ्ट होगा, एसिड बेस बैलेंस टुवर्ड्स द एसिड साइज। तो जो टाइट्रेशन कर्व जो होता है बाइकार्बोनेट आयंस का वो क्या शो करता है कि 6.0 जो पीएच वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 और डिजोल्व CO2 वो इक्वल होती है एट द पीएच 6। अब हम बात करते हैं डिफरेंट बफर सिस्टम ऑफ बॉडी फ्लूइड की। हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के बफर सिस्टम होते हैं, जिसमें पहला आता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, दूसरा आता है फॉस्फेट बफर सिस्टम, तीसरा आता है प्रोटीन बफर सिस्टम, और इस तरह से बहुत सारे सिस्टम होते हैं बफर सिस्टम, जिनका काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर पीएच के बैलेंस को रेगुलेट करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की।
इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि जो ये बफर सिस्टम होता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ये एक मिक्सचर होता है कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसमें जो पीके वैल्यू होती है वो 6.1 होती है। और पीएच कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय द हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। तो बफर पावर जो होते हैं इस बफर सिस्टम की, वो दो तरीकों से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला है पीएच ऑफ द बफर सिस्टम, कि अगर हम टाइट्रेशन कर जो फिगर 1 में अभी हम देख रहे हैं, इसमें देखो आप कि जो पीएच के बॉडी के फ्लूइड के अंदर जो पीएच चेंज हो रहा है विद द चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या दिखा रही है कि ये बफरिंग पावर मैक्सिमम कब होती है, जब इसका पीएच इक्वल होता है पीके के। और इस पॉइंट पे थोड़ा सा भी एसिड या बेसिस के अंदर डाल देते हैं तो वो पीएच के अंदर माइन्यूट सा चेंज करती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कर्व। और अगर हम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस अगर हम दोबारा डालते हैं तो वो मेजर चेंज कहता है पीएच के अंदर। दूसरा कि जो बफरिंग पावर होती है बफर की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द कंसंट्रेशन ऑफ बफरिंग सब्सटेंस। जैसे कि CO2 और HCO3 जो बाइकार्बोनेट आयंस है, इनके ये बफर सिस्टम के अंदर होते हैं। पर जो ये बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है ये बहुत पावरफुल बफर सिस्टम नहीं होता। इसके पीछे कुछ रीजंस है, क्योंकि जो पीएच होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ये 7.4 होता है और पीके की कितनी होती है 6.1। दूसरी बात कि कंसनट्रेशन CO2 की और HCO3 की कभी भी ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए इसलिए एक खासियत ये है कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है बाइकार्बोनेट आयंस की एज वेल एज जो CO2 है डिजोल्व CO2, ये रेगुलेट कर सकते हैं बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द बाइकार्बोनेट आयंस बाय द किडनी। अगर हम रेगुलर रेस्पिरेटरी कंट्रोल की बात करें कि रेस्पिरेटरी कंट्रोल कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि हेंडरसन जो हेचलबैक इक्वेशन है वो हमें क्लियरली क्या दिखा रही है कि जो अगर हम इंक्रीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर, तो उससे पीएच डिक्रीज होता है टुवर्ड्स द एसिडिक साइड। और अगर हम डिक्रीज करते हैं CO2 को, तो उससे क्या होता है, जो पीएच होता है वो बढ़ जाता है टुवर्ड्स द एल्कलाइन साइड। तो उस एवरेज से में हमें क्या पता चला कि अगर हम 0.1-0.2 मोल पर लीटर डिजोल्व CO2 प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द CO2 कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड द रेट ऑफ एल्यूलर वेंटिलेशन, जो किस पे ज़्यादा असर डालता है पीएच के बॉडी फ्लूइड पे। तो एक्सपेरिमेंटल जो स्टडीज है उसने यही दिखाया है कि अगर एल्यूलर वेंटिलेशन अगर 2 टाइम से ज़्यादा अगर बढ़ाया जाए तो उससे पीएच भी बढ़ जाता है 0.23 से, जी, क्योंकि CO2 बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम अमाउंट ऑफ CO2 फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इससे क्या होता है एक डिक्रीज इन एल्यूलर वेंटिलेशन टू 1/4 नॉर्मल रिड्यूसेस द पीएच ऑफ बॉडी। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसके उसके पास एक डायरेक्ट एक्शन होता है रेस्पिरेटरी सेंटर पे इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो इंटरिंग क्या रेगुलेट करता है एलुलर वेंटिलेशन। और उससे क्या होता है वेंटिलेशन होता है अबाउट 4 to 5 टाइम्स, जिससे पीएच बढ़ जाता है और डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ एलुलर वेंटिलेशन टू अलोंगे ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ नॉर्मल लेवल। और दिस रेस्पिरेटरी जो ये रेस्पिरेटरी रेगुलेशन होता है ये एक फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ बफर सिस्टम होता है, क्योंकि इसकी बफरिंग पावर होते हैं 1 से 2 टाइम ग्रेट होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑल अदर केमिकल बफर्स। ये तो था कि रेस्पिरेटरी कंट्रोल में कैसे हम पीएच को बैलेंस करते हैं। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी भी रेगुलेट करती है एसिड बेस बैलेंस को। वो कैसे करती है कि हमें पता है कि अगर हम ये जो एसिडिक, हमें पता है कि जो किडनी होती है कंट्रोल करती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। कैसे करती है, वो एक्सक्रीट करते हैं या तो एसिडिक यूरिन, अगर पानी हमने ज़्यादा पी रखा है तो हमें पता है हमारे यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है, एसिडिक होता है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोर सिगरेट होते हैं देन बाइकार्बोनेट आयंस। और एक बेसिक यूरिन कब होता है, जब बोर का बाइकार्बोनेट आयन फिल्टर होता है देन द हाइड्रोजन आयंस। तो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं ये फिल्टर्ड हो जाते हैं इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जहाँ से हाइड्रोजन आयंस लॉस्ट हो जाते हैं बाय ट्यूबुलर सिक्रेशन इन पीसीटी। जिससे क्या होता है देयर आर ये 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म शो करते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयंस सीक्रेट होते हैं इन द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या होता है जो कार्बोनेट एसिड होता है वो डिसोसिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस में, और हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो सीक्रेट हो जाते हैं इनटू द ट्यूब्यूल्स। और दूसरा जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इस मैकेनिज्म में क्या होता है जो कार्बोनिक एसिड जो बनता है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स में जिसको हम इंटरकलेटेड डार्क सेल्स बोलते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू द बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस में। और ये हाइड्रोजन आयंस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इनडायरेक्टली इनटू द यूरिन बाय स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टिंग ATPase इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। और ये
जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ये 9,900 फोल्ड डिक्रीज कर देता है पीएच ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड को। तो इस तरह से देखा हमने कि दो टाइप के हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रीनल रेगुलेशन होते हैं जो कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में हमारे पीएच को रेगुलेट करने का काम करते हैं इन एडिशन टू बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं फॉस्फेट बफर सिस्टम की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।